बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, मुल्की हालात के ऊपर तो हम नज़र डालते ही रहते हैं। आज हमने सोचा कि थोड़ा सियासी हालात पर भी नज़र डाल लें। तो खबर ये है जी कि नवाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत की भागदौड़ संभालने का इरादा रखते हैं। इसी हवाले से पंजाब में लीगी अराकीन से मुलाकात भी हुई है, जिसमें पार्टी की तंजीम साजी का फैसला किया गया है और मुल्क भर में जलसों की तहरीक काम को इज्जत दो के बयानिए पर शुरू करने का इजहार किया गया है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ तारिक अजीज, जबकि दूसरे हिस्से में जिक्र करेंगे हम FBR का। तो FBR के दफातर के लिए लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ली गई इमारतों के किरायों की तफसीलात अब मंजर आम पर आ गई हैं। खस्ता हाल इमारतों के किराए की मद में करोड़ों रुपए अदा किए जा रहे हैं। कई इमारतों में बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं है। इस पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है नवाज संग्राम में। नाजरीन, तीसरी खबर कराची से है, जहां पर गैर कानूनी तामीरात रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गैर कानूनी तामीरात की निगरानी का जिम्मा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है, जो उनको रोकने के बजाय सरपरस्ती कर रही है। इसी जमन में साबिक डायरेक्टर जनरल के खिलाफ नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और इसी हवाले से चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए कराची से हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद खोखर। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, मुल्क की सियासी तस्वीर बिगड़ी हुई है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी महाजराई काफी गर्म है। एक तरफ अपोजिशन की तरफ से ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद मुल्क गिर तहरीक का इरादा रखते हैं। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मुकाबला करने के लिए तैयारी पकड़ रही है। PML नून वोट को इज्जत दो के बाद इस बार काम को इज्जत दो के बयानिए की बुनियाद पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाने जा रही है। इसी हवाले से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की भी सियासी मंजरनामे में एंट्री हो गई है। नवाज शरीफ ने सियासी मामलात एक बार फिर अपने हाथ में लेने और पंजाब में लीगी अराकीन से मुलाकात में पार्टी की तंजीम साजी का फैसला किया है। मुलाकात में अराकीन ने वजीर आला और वजीर आजम से मुतल्लिक कई शिकवे भी किए हैं। इस हवाले से तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक अजीज ने। तारिक, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के नए बयानिए काम को इज्जत दो का बुनियादी मकसद क्या है आखिर? जी थैंक यू जी। पहला उन्होंने पहले उनका एक बयानिया था वोट को इज्जत दो। तो ये एक बयानिया उनका बड़ा कामयाब था बतौर अपोजिशन जमात की। जब से वो हुकूमत में आए हैं और इस इलेक्शन से पहले ही, बल्कि इस इलेक्शन से कैंपेन में ही काम को इज्जत दो का जो बयानिया सामने आ चुका था। शहबाज शरीफ जो है हमेशा जो उन्होंने मफाहमत की सियासत करते हैं, तो उनका ये था कि वोट को इज्जत दो की बजाय हम काम को इज्जत दो की इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि उनका दावा ये है, उनका कहना ये था कि मुस्लिम लीग नून ने जितने मुल्क में जो है जितने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जितने प्रोजेक्ट्स मेकअप हुए हैं, तो किसी और हुकूमत ने नहीं किए, तो हमें उस बयानिया को लेकर चलना चाहिए। तो इसके बाद ये मुत्तफिका तौर पर यह पार्टी का अब यही तय हुआ है कि जो है CM पंजाब हैं या PM हैं शहबाज साहब हैं, ये इस बयानिया को लेके अवाम में जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि CM ने पहला जलसा नवावाल में किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब जो हैं आज जो है उनका DG खान में जलसा है। तो ये अब वो जाके वहां पे उन्होंने कहना किया है, अब एक ही उनका जो है जो भी बयानिया होगा मुस्लिम लीग नून का, चाहे वो CM हो चाहे PM हो या बाकी जो अरकान पार्लियामेंट हैं, वो अपने हलकों में जाके अवाम को बताएंगे जी हमने काम एक साल में क्या काम किया है। अच्छा, इस पर खसूस जो है स्पेशली PM और CM ये अपने इस जलसों में अवाम का मुकदमा अपना सामना रखेंगे जी हमने एक साल में मिला था और मुल्क किस हालात में था, हमने किस हालात से मुल्क को कहां से उठा के कहां ले गए, इसको सही डायरेक्शन पर डाल दिया है। तो उनका ख्याल ये है, हुकूमत का ये दावा भी है, ख्याल भी है कि हमने एक साल में अपनी जो है अपना जो काम किया है उसकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी है। इकोनॉमी का काफी चीजें इंटीग्रेटेड ठीक हो गई हैं और जो है मतलब जो आइसोलेशन में हम चले गए थे एक सफायती सतह के उस पर निकले हैं। तो ये बेसिकली उनका यही होगा कि हमने एक साल में क्या किया है और आगे बताएं कि आगे हमने क्या करने जा रहे हैं। तो ये उनका जो उनकी हुकूमत 5 साल चलती है, 4 साल चलती है, 2 साल चलती है, तो उनका एक ही बयानिया होगा वोट को इज्जत की बजाय काम को इज्जत दी जाए जी हमने काम ये किया, हमने मुल्क के लिए ये खिदमत किया, हमने मुल्क को ये प्रोजेक्ट। अच्छा तारिक, ये बताएं ये जो नया बयानिया है कि काम को इज्जत दो, क्या ये बयानिया वोट को इज्जत दो की पॉलिसी का तसलसल है या फिर ये एक नया रुख है?
नहीं, यकीनी तौर पर एक नया बयानिया है, वोट को इज्जत दो का उनका बयानिया जो है वो मैंने जैसे बताया कि इलेक्शन से पहले भी उन्होंने बदल लिया था, अब ये एक बिल्कुल नया रुख है। इनका ख्याल है, मुस्लिम लीग नून का ये दावा भी है, ख्याल भी है, और जो इनकी मशावरत हुई है, हमें इस तरफ जाना चाहिए कि उनका ये कि हमने जितने डेवलपमेंट के काम जो है मुस्लिम लीग नून के वक्त में हुए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ के सीएम के तौर के, पीएम के तौर, नवाज शरीफ साहब के तौर के, वो एक रिकॉर्ड है। उनका ख्याल है कि इतनी ज्यादा रिकॉर्ड तरक्याती काम किसी और ने नहीं किए, मोटर भी हो, सी पैक हो, इंडस हाईवे हो, बिजली के प्रोजेक्ट हो, सोलर हो, अभी जो सीएम के प्रोजेक्ट हैं, तो हमें उसकी तरफ जाने के बजाय, और यकीनी तौर पर वो एक जो इज्जत वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वो एक महज लड़ाई की तरफ था, वो लड़ाई की तरफ था, वो झगड़े की तरफ था। हाँ। तो अब इनका ख्याल है और इनका कहना यह है कि हम नहीं, अब हम ये बताएंगे, कौम को बताएंगे हमने इसके कौम की कितनी खिदमत की है, नवाज शरीफ साहब ने कितनी खिदमत की है, शहबाज शरीफ ने एज ए प्राइम मिनिस्टर कितनी की है, एज ए सीएम कितनी की है, अब सीएम पंजाब जो मरियम नवाज साहबा ने उन्होंने कितना काम किया है। तो अब ये मुत्तफिक का एक फैसला और बयानिया है कि कौम को हम बताएंगे इस मुल्क के लिए हमने क्या किया है। बिलखुसूस पीडीएम की गवर्नमेंट 16 माह की गवर्नमेंट थी, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल के जो है काम पे डाल दिया, उसकी इंटीग्रेटेड ठीक हो गए, इकोनॉमी तौर पर हम मुस्तहकम हो गए। अब इस गवर्नमेंट में जो 5 साल के लिए जिनको मैंडेट मिला है, तो इसमें उन्होंने जो अपने इस 1 साल की जो है, इनकी 1 साल की जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई दफा कई मौकों के ऊपर बयान किया है कि जब मैंने संभाला तो ये था, अब 1 साल में जो इकोनॉमी हमारी यहाँ पहुंच गई है, ग्रोथ रेट यहाँ पहुंच गया है, और हमने इन्वेस्टमेंट फलां मुल्क से आ गई है, फलां से आ गई है, फलां से आ गई है। SCO कॉन्फ्रेंस हुई, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई कि 14 मुल्क वहां पे आ गए। इसके बाद अभी जो है, उसके बाद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 47 कंट्रीज के एजुकेशन मिनिस्टर है। उसके बाद एक यूथ कॉन्फ्रेंस हुई इस मुल्क में इस्लामाबाद में, जिसमें 14 मुल्कों के यूथ मिनिस्टर्स है। तो ये उनकी एक कामयाबी है। कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ को जो बने हुए मतलब उनका जो पाकिस्तान इससे तो बाहर यही नजर आ रहा है कि लड़ाई झगड़े से बाला होके वो सेफ साइड पे खेलना चाह रहे हैं इस वक्त नून लीग वाले। जी बिल्कुल। अब ये तय हो गया है कि जो है इस मुल्क जिन हालात में है वहां से मुल्क को निकालने के लिए तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो अदलिया है, मुकन्ना है, पार्लियामेंट है, या फौज है, या एस्टेब्लिशमेंट है, तमाम इंस्टीट्यूशन का मेरा अपना ख्याल है ये बिल्कुल ठीक बात है। इनका फैसला है कि हम एक पेज पे हैं। हमने कोई बाहर लड़ाई की सूरत की बजाय मिल के बैठ के एक पेज पे रहते हुए, अच्छा रिकग्निशन कैंप करते हुए मुल्क को क्राइसिस से निकाल के हमने एक तरक्की के राह पे डालना है। पाकिस्तान जो इकोनॉमी तक तौर पर बहुत पीछे चला गया था, सफायती सतह पे बहुत पीछे चला गया था, आइसोलेशन में चला गया था, डिफॉल्ट होने पे था। अब ये तमाम इंस्टीट्यूशन का मैं कहता हूँ खुश आइंद बात है, तमाम स्टेक होल्डर का इस बात पे इत्तेफाक है कि मिलकर चलने और मुल्क को क्राइसिस से निकालने, लड़ाई झगड़े वाली बात अब नहीं होगी। आगे होता क्या है खुदा बेहतर जानता है। इस वक्त तो जो है सिविल की आदत, जो अस्करी की आदत है, उनका बिल्कुल इस पर इत्तेफाक है कि हमने मिलकर मुल्क को क्राइसिस से निकालना है। आप देख रहे हैं कि जहां कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, उनसे पहले या उनके बाद एक दिन IMG भी जाते हैं, सऊदीया भी गए, UAE भी गए, तमाम जगहों पे जाते हैं। यहाँ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यकीनी तौर पर उनका एक अपना रोल भी है। और ये इस बात की हबाजी है, अक्कासी है कि उन्होंने मिल के चलने और मुल्क को क्राइसिस से निकाल के अपना उसको एक ट्रैक पे डाल देना है। और पिछली जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जहां पे खड़ी थी और पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, और पाकिस्तान के मुआशी इंटीग्रेटर किसी भी सतह पे देख ले और वो नहीं थे, CPEC ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। इसके अलावा बाकी मुल्कों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी जो है खत्म कर दी थी। तो अब वो बहाली की तरफ जो है एक कदम है, और यकीनन ये वही है कि वोट को इज्जत की बजाय अब काम को इज्जत हो। हमने काम करके दिखाना है। यहाँ सोचने वाली बात तो ये है ना कि नया बयानिया तो नून लीग की दीगर क़यादत भी आगे लेकर चल सकती थी, फिर नवाज शरीफ ने सियासी मामला दोबारा अपने हाथ में लेने का फैसला क्यों किया है? जी वो अलग एक बात है कि वो हुआ ये कि पंजाब में काफी लोगों को शिकायत थी MPs को कि CM तक उनकी एक्सेस नहीं है। जब तक ये बात नवाज शरीफ साहब के उनके तक पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पर एक फैसला किया कि उन्होंने CM साहब को पाबंद किया, और राना सनाउल्लाह जो पंजाब के पार्टी के प्रेसिडेंट है उनको पाबंद किया। और उन्होंने बैठ के डिवीजन वाइज तमाम पंजाब के 8-9 डिवीजन है, 9 डिवीजन की उन्होंने बाय डे एक मीटिंग की है। अब वो तमाम डिवीजन की मीटिंग हो गई। एक जो अरकान असम्बली को गिला था, शिकवा था कि नहीं काम होते, एक्सेस नहीं है, तो नवाज शरीफ साहब ने वो मामला अपने हाथ में लिया। उन्हें खुले उन्होंने सबको बिठा कर, हाँ बताएं, मुझे बताएं आपका क्या मसला है।
मौके पे तमाम मीटिंग्स में ये उन्होंने जो साथ सीएम को बिठाया हुआ था, और पंजाब का कोई तंजीमी मामला होता तो वो राना सनाउल्लाह साहब को कहते कि या ये क्यों हल नहीं हुआ, फला जगह तंजीम क्यों नहीं है। अगर गवर्नमेंट सतह पे होता तो वो सीएम साहब को कहते कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो उससे फायदा ये हुआ, एक जो पंजाब में बेचैनी थी अरकान असम्बली की, यकीनन नवाज शरीफ साहब से जब मिल के उनका वो गिला शिकवा भी खत्म हो गया, उनकी बात भी सुनी गई। और इन मुलाकातों में मुझे पता है, ये मेरी इतला भी है, मौके पे नवाज शरीफ साहब की हिदायत के ऊपर उन्होंने काम किए, ये फौरन क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नोट करते गए। तो एक उन्होंने, और तंजीम के हवाले से जो था, जब कई लोगों ने बताया जी हमारे ज़िले में तो तंजीम ही नहीं है, कुछ लोग छोड़ के चले गए तो उसके बाद तंजीम ही नहीं बनी, तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब के लिए ये शॉकिंग था कि इतने बड़े ज़िले में हमारी तंजीमें क्यों नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने राना सनाउल्लाह से पूछा तो उन्होंने कहा जी वो इलेक्शन के बाद तंजीम साजी हुई नहीं है। अब उनको हिदायत की गई है कि वो पंजाब के तमाम जिलों में जाएं, इलाकों में जाएं, डिस्ट्रिक्ट में जाएं, डिवीजन में जाएं, और जहां कहीं लोग चले गए थे, सीट्स खाली हैं, काम नामजदगियां करनी है, वो फौरी तौर पे करें। और जो लोग, एक और बात वहां पे ये भी हुई कि कुछ लोगों ने इलेक्शन में जो है पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। एक बड़ी शिकायत ये भी सामने है कि हमारे फलां जगह पे पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की है, तो उस पर भी पार्टी के जो कायद है नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी की खिलाफ वर्जी की है और उनके उसके लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उनको पीछे किया जाए और नए लोगों को लेके आए, जहां पे नए लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, काम करने वाले को, और लॉयल्टी भी उन्होंने कहा देखे कि हमारे साथ कौन कब से था। तो ये सब चीजें वहां पे डिस्कस हुई। इसका एक और पहलू ये भी यकीनी तौर पे था, ये सब जो एक्सरसाइज की गई है, नवाज शरीफ साहब जो है एक बंदे से जो उन्होंने बात की है, पूछे, तो बेसिकली ये सूबाई कबीना में तोसी का इब्तदाई काम भी था कि उन्होंने ज़ेन बना लिया है कि कौन बंदा किस काम हो सकता है, कौन हमारा लायल था। एक रिव्यू हो गया था, अच्छा ये तो अभी इस इलेक्शन में है, पिछले इलेक्शन में नहीं था, फलां 3 दफा हमारे साथ लड़ा है, फलां 5 दफा। तो ये सूबाई कबीना का जो अब यकीनी तौर पे ईद के बाद ही होगा। तो नून लीग को कितना फीसद कामयाबी दिखाई दे रही है इस फैसले में? जी, वो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को यकीनी तौर पे इस बात के ऊपर बड़ा दावा भी है कि हमने एक साल में जितना काम किया कोई गवर्नमेंट कर नहीं सकती, हमने एक साल में जितने मनसूबे किए, जितने मुल्क से निकाला है। तो वो कहते हैं हम अपनी ये बातें क्यों लेके बैठे हुए हैं अपने दिल में और छुप के बैठे हुए हैं, हम निकल के कौम को बताएंगे जी हमने एक साल में नामुमकिन को मुमकिन बन के दिखाया है, और इस मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, कितने लोग गए हैं, कितने विजिट किए हैं, हम सफारती सतह के ऊपर कितनी कामयाबी हासिल किया, इकोनॉमी हमने कितनी अच्छी कामयाबी हासिल की है, तहसीलात जो होते हैं पाकिस्तान से पाकिस्तान में कितने हैं। तो वो ये सब चीजें जो है, और ये मैं आगे ये भी बता दूं कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत की जो फेडरल गवर्नमेंट में 25 लोगों की टीम है, मीडिया टीम 25 लोग हैं जिनको अलाउ किया गया है कि वो जाकर टीवी के अपनी बात करेंगे, बयानी रखेंगे। उन सबको भी 25 रुकनी मीडिया टीम को भी हिदायत की गई है। अच्छा तारिक, हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन एक शॉर्ट आंसर चाहिए। लेकिन सवाल भी मैं आपसे जरूरी करना चाह रही हूं कि ये बताइए कि पंजाब के लीगी अरकान ने वजीर आला पंजाब और वजीर आजम से क्या शिकायत की थी? यकीनी तौर उनके हर जिले में हर जगह पे धड़ेबंदी होती है, तो उनका ज्यादा शिकवा ये होता था फलां का काम हो जाता है, वो ज्यादा उसके एक्सेस है सीएम तक, फलां की नहीं है, भाई क्यों नहीं है। और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट मुल्तान बिलखुसूस डिस्कस किया गया, वहां के जो लीगी अरकान असम्बली थे उनका कहना था ये पीपल्स पार्टी के वहां पे जो है वो गिलानी साहब का ज्यादा सूख है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं, तो वो उनका जो है ज्यादा है, उनके 3 बेटे MN है, चौथा बेटा उनके MP है, तो उनकी ज्यादा सुनी जाती है। तो ये एक बड़ा उनका कंसर्न था कि जी वहां पे तो आपने एक तौसो यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुल्तान आपने दे दिया है। उसके ऊपर सीएम साहबा का कहना था कि किसी मुल्तान समेत कोई जिला हमने पीपल्स पार्टी को ठेके पे नहीं दिया, जायज काम जिसका होगा सबके काम होंगे, नाजायज काम किसी के नहीं होगा, और ऐसी कोई तफरीक नहीं है कि हमने किसी को जिला दे दिया, आपको गिरोह कह दिया है। तो उन्होंने मुल्तान के हवाले से बाकायदा ताजावीज ली, मियां नवाज शरीफ साहब ने पूछा, और वहां पे तंजीम साजी का भी इशू था, क्योंकि लोग छोड़ गए थे तो उसके बाद वहां पे तंजीम थी नहीं, तो उन्होंने वो भी कहा कि इसका वहां पे अपनी तंजीम रही कैम करें, नए लोगों को साथ लेके चले और यंगस्टर को लेके आए, पढ़े लिखे फेसेस को लेके आए। और ये बिल्कुल जो तौसर है कि जी वहां के कोई पीपल्स पार्टी की ज्यादा सुनी जाती है, नून की कम सुनी जाती है, तो इस हवाले से एक कमेटी भी बना दी गई है कि मुल्तान के हवाले से जो भी डेवलपमेंट काम होंगे, जाती काम होंगे, कोई ठीक है। देखा जाए तो तारिक, नए बयानिए के साथ नून लीग जो है वो मैदान में उतरने को तैयार है। इससे कबल कहा जाता था कि वोट को इज्जत दो, लेकिन एक नया बयानिया काम को इज्जत दो का ये सामने आया है। ये कितना कामयाब होता है आने वाले वक्तों में हमें भी पता चल जाएगा और हमारे नाजरीन को भी। आपको बताएं कि FBR के दफातर के लिए
लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ली गई इमारतों के किरायों की तफसीलात अब मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। टैक्स दफातर के लिए किरायों पर ली गई इमारतों के मालिकान को सालाना करोड़ों रुपए की अदायगियां की जा रही हैं। कई इमारतों में तो बुनियादी सहूलियात तक मुयसर नहीं हैं। खस्ता हाल इमारतों के किराए की मद में करोड़ों रुपए अदा किए जा रहे हैं। FBR जो पहले से ही खसारे का शिकार है, उनकी तरफ से किराए की मद में इजाफी रकम अदा की जा रही है और अफसरान के लिए 1000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी जानी थी। इस मामले का क्या बना, जानते हैं अपने नुमाइंदा संग्रह से। नवाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि क्या वजह है कि FBR को इमारतें किराए पर लेनी पड़ती हैं। देखिए, कल हमने बात की थी कि पंजाब में भी बहुत सारी इमारतें जो हैं वो किराए पर ली गई हैं और सरकारी इमारतें ना होने की वजह से किराए की इमारतों में जो है वो सरकारी दफातर जो है वो कायम किए गए हैं। अब हम वफाक की बात करें तो वहाँ भी सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी है। FBR की जो कुछ इमारतें हैं वो सामने आई हैं कि FBR के बहुत सारे दफातर जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में अपनी बिल्डिंग्स ना होने की वजह से किराए की इमारतों में जो है वो वहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। इस हवाले से जो करोड़ों रुपए जो हैं वो सरकारी ख़जाने से सालाना जो है वो जा रहे हैं किराए की मद में। अगर हुकूमत इस चीज़ पर जो है वो फोकस करती है तो यकीनन ये करोड़ों रुपए जो है वो बचाए जा सकते हैं। उसकी बड़ी वजह है कि ये भी है कि जो कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो अपने तौर पर ये चीज़ें जो है वो नहीं कर पाता। उसको जो है वो हुकूमत की तरफ से इजाज़त लेनी पड़ती है। उसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसकी उसमें मदाखलत होती है और वहाँ से मंजूरी के बाद जो है वो काम किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो शायद सरकार के पास पैसे ना हो, वो बैंक से जो है वो रकम लेने के बाद जो है वो काम किया जा सकता है। तो FBR के साथ भी कुछ ऐसे मामलात हैं। अगर हम लाहौर की इमारतों की भी बात करें तो रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर के लिए लक्ष्मी चौक में एक बलोर पैलेस की इमारत जो है वो किराए पर ली गई है और उसका एक महीने का जो किराया है वो 1,06,70,000 रुपये है। अगर इस इमारत की बात की जाए तो इस इमारत की जो हालत है वो इंतहाई जो है वो खस्ता है। वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी नहीं है और एक अरसे से ये इमारत जो है वहाँ पर इसमें FBR का जो रीजनल टैक्स ऑफिस है उसके कुछ जोन जो हैं वो बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं और सालाना बुनियाद पर जो है वो 1,80,00,000 से ज़्यादा जो है वो कराया जा रहा है इस एक बिल्डिंग की मद में। इसके अलावा दीगर अगर दफातर की बात करें तो जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट है ये पहले FBR के अंदर था। जो कारपोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस है उसके टॉप पर कारपोरेट टैक्स ऑफिस था, उसके ऊपर था 6ठे और 7वें फ्लोर पर, लेकिन उसको जो है वो गार्डन टाउन मुंतकिल किया गया बरकत मार्केट की तरफ। तो उसका किराया भी जो है वो 7,94,000 रुपये जो है वो माहाना अदा किया जा रहा है। उसके अलावा गार्डन टाउन बाबर ब्लॉक की जो इमारत नंबर 10 के 7वें और 8वें जो फ्लोर है उसके लिए भी जो है वो इंटरनल ऑडिट का विंग जो है वो वहाँ पर कायम है। डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट का विंग जो है वो वहाँ पर कायम किया गया है और उसके लिए भी जो सालाना किराया है वो 1,94,00,000 से ज़ायद जो है वो अदा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो दफातर हैं वो किराए की इमारतों में जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा कराची के और पंजाब के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर भी बहुत सारी जो दफातर हैं रीजनल टैक्स ऑफिस के वो किराए की इमारतों में बनाए गए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर जो सरकार के अपने दफातर जो हैं वो मौजूद नहीं है और अल्टीमेटली उसका हल यही है कि किराए की इमारतों में जो है वो जाना पड़ता है। तो ये एक बड़ा एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन का जो इदारा है उसमें ये एक बड़ा फलाह है कि एक तरफ तो वो इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करते हैं, दूसरी जानिब किराए की मद में जो इतनी बड़ी अमाउंट है बिल्कुल वो रकम अदा कर दी जाती है। लेकिन अगर नवाज हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर कितनी इमारतें हैं जो किराए पर हैं और सालाना कितनी रकम किराए की मद में जाती है इन इमारतों की? लाहौर में 4 से 5 ऐसी इमारतें हैं जो किराए पर ली गई हैं जहाँ पर मुख्तलिफ दफातर जो हैं वो कायम किए गए। इसमें रीजनल टैक्स ऑफिस का दफ्तर है जो हमने पहले बात की बलोर पैलेस लक्ष्मी चौक पर। उसके अलावा लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस जो है वो भी वहाँ से मुंतकिल करके टैक्स हाउस से उसको भी बरकत मार्केट के साथ जो है वो शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस है वो भी बाहर है। उसके अलावा बेनामी जोन है। इस तरह के दफातर जो हैं वो लाहौर से बाहर हैं जहाँ जिन पर जो है वो करोड़ों रुपए सालाना जो है वो अदा करने पड़ते हैं हुकूमत को। ये कोई इशू आज का नहीं है, ये तो FBR जो है ये क़याम पाकिस्तान से है और अगर हुकूमत को ज़रूरत इन चीज़ों की थी जो कि नज़र आ रही है कि इमारतों की ज़रूरत थी, लेकिन इन चीज़ों पर बिल्कुल जो है वो ज़ोर नहीं दिया गया। अगर हुकूमत इन चीज़ों पर जोर देती तो यकीनन ये बड़ी अमाउंट जो है वो बचाई जा सकती थी। लाहौर के अंदर FBR के कितने दफातर हैं नवाज?
लाहौर के अंदर FBR के जो है वो 6 से 7 दफातर हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। उसमें कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस है, रीजनल टैक्स ऑफिस है, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस है, उसके अलावा I&I है, बेनामी जोन है, इंटरनल ऑडिट का जो है वो विंग है। ये सारे दफातर जो है वो सारे जो विंग्स हैं अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग्स का जो है वो उनको सब सख्त जो है वो मसला दरपेश है। अगर हुकूमत इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में चलाए तो ये अरबों रुपए जो सालाना किराए की मद में जा रहे हैं वो बचाए जा सकते हैं। उसमें दूसरी बात एक और भी थी कि जो चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब हैं, उन्होंने कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए FBR के लिए। कुछ मुश्किल फैसले भी थे, कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी थे। वो अच्छे इनिशिएटिव की तरफ हम नवाज आते हैं, लेकिन हमने अपनी खबर के आगाज में बताया था कि FBR की जानिब से गाड़ियां खरीदने का कहा गया था, तो ये क्या मामला था? जी बिल्कुल उन्हीं की तरफ आ रहे हैं कि FBR की जानिब से 1010 गाड़ियां जो हैं वो चेयरमैन FBR की जानिब से ख़रीदने की बात सामने आई थी, और उन गाड़ियों को FBR की जानिब से ख़रीदा जा रहा था और हतमी शक्ल दी जा रही थी। जिसके बाद जो सेनेट की कमेटी है वो उसने इस इशू को टेकअप किया और उन्होंने कहा कि आप बाकायदा तौर पर इसकी ओपन बिडिंग करें। इस तरह आप जो है वो ओपनली गाड़ियाँ जो है वो नहीं खरीद सकते, और ये गाड़ियों का मामला जो है अब लटका हुआ है। अब चेयरमैन FBR जो राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब हैं, वो DMG के अफसर हैं, वो कुछ नई चीज़ें जो हैं वो FBR के अंदर कर रहे हैं। एक तो उन्होंने आते ही एक बड़ा काम किया कि FBR के जो ऑफिसर्स थे बड़े पैमाने पर उन्होंने उनके तबादले किए, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जब उन्होंने विज़िट किया तो वहाँ पर उनका कहना था कि जो हमने तबादले किए हैं या जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो हम मेरिट की बुनियाद पर कर रहे हैं, और तबादले जो हैं वो 10 एजेंसियों से वेरिफिकेशन करने के बाद हमने किए हैं। करप्ट लोगों को जो है वो हमने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भेजा है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स जो हैं उनको दूर दराज, जिस तरह कराची के ऑफिसर्स थे उनको लाहौर भेजा, लाहौर के ऑफिसर्स जो थे उनको क्वेटा और उन्होंने हैदराबाद की तरफ जो है वहाँ पर तैनात किया, और बहुत ज़्यादा जो KPK और सिंध के ऑफिसर्स थे उन्हें फैसलाबाद, बहावलपुर, इधर सियालकोट के जो रीजनल टैक्स दफातर थे वहाँ पर तैनात किया था। उनका एक मकसद ये था कि उनका ये कहना था बड़ा साफ अल्फाज में, उन्होंने ताजरों को भी एक मैसेज दिया। उनका कहना था कि ना तो हम अपने अंदर जो हमारे अंदर काली भेड़ें हैं उनको छोड़ेंगे, और ना ताजरों के अंदर जो काली भेड़ें हैं उनको छोड़ेंगे। उनका मकसद ये था कि अगर हमारे लोग करप्शन करेंगे तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये इनिशिएटिव कब से लिया गया है नवाज? ये जब से राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब बतौर चेयरमैन FBR आए हैं उन्होंने ये काम शुरू किया है। उनका कहना है कि ना तो अपने अंदर अपनी सफ़ों में भी काली भेड़ों का सफाया करेंगे, और ताजरों को भी उन्होंने बड़ा वाज़े पैगाम दिया। उनका कहना था कि जो ताजर टैक्स चोरी करते हैं उनको हम पकड़ेंगे और उनसे जो है वो इसके बावजूद नवाज देखें टैक्स शॉर्टफॉल तो फिर भी आ रहा है। रवा माली साल की ही बात करें तो कितना टैक्स शॉर्टफॉल है? रवा माली साल की अगर बात करें तो टोटल जो है वो 468 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है वो आ चुका है, और जो टोटल टैक्स कलेक्शन का हदफ है इस साल का वो 12,900 बिलियन रुपीज़ है। शॉर्टफॉल जो है ये तारीख साज है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि एक बड़ा शॉर्टफॉल जो है वो FBR को आ चुका है। और हर माह का जो अब तक रवा जो माली साल है उसके 7 माह गुजर चुके हैं, और हर माह जो है वो शॉर्टफॉल आ रहा है। अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में 85 अरब रुपए का जो है वो शॉर्टफॉल आया है, जबकि हदफ जो है वो 957 अरब था, और कलेक्शन जो है वो 872 अरब रुपए की गई है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखें तो ये एक अच्छी चीज़ इसमें यह है कि जो ग्रोथ है वो 26% आई है। अगर जनवरी 2024 पे जाएं तो जो FBR की जानिब से 677 अरब रुपए इकट्ठे किए गए थे, जबकि फरवरी में जो है वो जबकि जनवरी 2025 में ये जो टैक्स कलेक्शन है ये 872 अरब रुपए इकट्ठी की गई है। तो ये यहाँ पर एक अच्छा साइन है कि जो टैक्स है उसमें टैक्स कलेक्शन का जो मामला है उसमें बेहतरी आ रही। दूसरी जानिब ये जो शॉर्टफॉल है उस पर जो FBR के ऑफिसर से कुछ मेरी बात है, उनका कहना है कि हुकूमत को इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर इकॉनमी नहीं चलेगी, जब इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेंगी, सर्विस सेक्टर जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा तो टैक्स कैसे आएगा। लेकिन उसके बावजूद FBR का शॉर्टफॉल कितना है? FBR का शॉर्टफॉल जैसे कि मैंने बताया कि टोटल जो 7 माह का शॉर्टफॉल है वो 468 अरब रुपए जो है वो अब तक आ चुका है। अब देखते हैं कि अब ये फरवरी का महीना जो है ये कंक्लूड होने जा रहा है, तो उसमें देखते हैं कि कितना मज़ीद जो है वो ऐड होता है इसमें शॉर्टफॉल। एक तरफ शॉर्टफॉल भी बड़ा है, दूसरी तरफ बड़े बड़े इनिशिएटिव जो हैं वो भी लिए जा रहे हैं। जिस तरह चेयरमैन FBR ये कह रहे हैं कि हम इस इदारे की बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। उन्होंने 10 गाड़ियाँ जो हैं वो ख़रीदने का फ़ैसला किया। वो अफसरों को कह रहे हैं कि आप जो है चीज़ों को बेहतर से बेहतर करें, करप्शन जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त
नहीं की जाएगी। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम FBI के जो ऑफिसर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे। जो FBI के ऑफिसर्स हैं पहले उनके पास जो है वो सरकारी गाड़ियाँ नहीं होती थी, उनके पास अपनी कन्वेंस होती थी, उनके अलाउंसेस जो है वो भी कम होते थे। अब चेयरमैन FBI कह रहे हैं कि एक जब गाड़ियाँ हम उनके लिए ख़रीदने जा रहे हैं तो जो दीगर अलाउंसेस या दीगर मसाइल हैं हम उनके वो भी हल करेंगे। रेजिडेंसेस का भी इशू है FBI के अंदर के सरकारी, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट के GORs हैं, इस तरह FBI के लिए कोई बाकायदा तौर पर जो है वो कानूनी उनके मसाइल हल कर देंगे, अफसरान को सारी लग्जरीज प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर टैक्स का कौन हल करेगा? टैक्स का शॉर्टफॉल कौन पूरा करेगा? अच्छा, टैक्स का शॉर्टफॉल जो है, ये आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है कि टैक्स का शॉर्टफॉल जो है वो भी कवर होना चाहिए। तमाम जो रीजनल टैक्स ऑफिसेज हैं 19 के करीब। नवाज, फैसिलिटीज तो हम तभी देंगे ना जब हम इतना सारा सरमाया जो है इकट्ठा कर लेंगे टैक्स की मद में, वो तो हो नहीं रहा है। फैसिलिटीज हम धड़ाधड़ देने पे आए हुए हैं। बात आपकी बड़ी जेन्युइन है कि फैसिलिटीज़ हम जो है वो उनको दे रहे हैं, लेकिन जो टैक्स, जो उनका बेसिक पर्पस है टैक्स इकट्ठा करना, वो इकट्ठा नहीं हो रहा। उसके लिए अब देखते हैं कि चेयरमैन FBI जो है वो क्या पॉलिसी लाते हैं। ये जितना बड़ा शॉर्टफॉल आ रहा है, ये तारीख साज शॉर्टफॉल है, जो हुकूमत की जानिब से जो हदफ मुख्तस किया था 12,900 अरब रुपए का, उसके मुकाबले में ये शॉर्टफॉल जो है ये बहुत ज़्यादा है। अब चेयरमैन FBI देखना होगा कि जो आखिरी महीने होते हैं माली साल के, जिस तरह अब मार्च के बाद आखिरी जो सामाई है वो शुरू होगी, तो उनमें यकीनन जो है वो टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होता है। अब देखना होगा कि जो चेयरमैन FBI हैं वो क्या ऐसी पॉलिसी ले जाते हैं कि ये जो शॉर्टफॉल है उसको आखिरी सामाई में जो है वो कैसे कवर करते हैं। एक तरफ तो FBI के जो अफसरान हैं उनको फैसिलिटेट करने की बातें हो रही हैं, करप्शन ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब जो शॉर्टफॉल है उसमें इजाफा हो रहा है। इस शॉर्टफॉल के हवाले से जब मैंने कुछ ऑफिसर से बात की तो वो ये कहते हैं कि हमारी इकॉनमी का इशू है, जब इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेंगी, जब कारोबार नहीं चलेंगे तो टैक्स जो है उसका शॉर्टफॉल तो यकीनी आएगा। दूसरी जानिब उनका ये जवाब है कि अगर हम गुज़श्ता बरस की निस्बत देख लें तो यकीनन हमारे जो टैक्स में ग्रोथ नज़र आ रही है, हम ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा। तो ये अगर कुछ फलाज हुकूमती साइड पे हैं तो उनको दूर करने की ज़रूरत है। FBI अपना प्रॉपर जो है वो काम कर रहा है और नज़र भी आ रहा है कि FBI ठीक है, फ्लॉज हैं। नवाज, आपने बताया कि नई पॉलिसी मुतारिफ कराना चाह रहे हैं, कोई नए इनिशिएटिव करना चाह रहे हैं, तो चेयरमैन FBI ने अपनी पॉलिसी पॉइंट्स के हवाले से कुछ प्रेजेंट किया है अभी तक? चेयरमैन FBI जो है वो बड़े क्लियर हैं। वो उन्होंने कहा कि हमारा पर्पस जो है वो टैक्स इकट्ठा करना है और हम हर सूरत में टैक्स इकट्ठा करेंगे। एक तो उन्होंने वाज़ेह मैसेज दिया अपने ऑफिसर्स को। ये तो हम हर बार कहते हैं ना नवाज कि हम इकट्ठा करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो होता ही नहीं है। देखिए, ये तो एक जेन्युइन बात है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रॉपर जो है वो फंक्शनल नहीं हो रही है। हमारे मसाइल तो हैं, इकॉनमी के मसाइल तो हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। अगर हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, हमारी इंडस्ट्रीज चलेंगी, हमारा सिस्टम चलेगा, हमारा कारोबार चलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो यकीनन जो है वो टैक्स भी बढ़ेगा। अब देखें कि अलमिया ये है कि बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग हैं वो टैक्स जो है वो नहीं दे रहे। अदाद-ओ-शुमार कुछ ऐसे हैं कि 5% जो अमीर तरीन अफराद हैं पाकिस्तान के, वो 1.3 खरब रुपए के टैक्स नादहिंदा हैं, ये बताया गया। जबकि जो होलसेल और रिटेल सेक्टर है वो भी इंतहाई कम जो है वो टैक्स दे रहा है, जिससे जो है वो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। उसके अलावा जो कंपनीज़ हैं वो भी टैक्स जो है वो नहीं दे रही, जबकि जो सैलरीड पर्सन हैं उनके हवाले से बड़े दिलचस्प आदाद शुमार हैं कि जो सैलरीड पर्सन हैं वो ज़ीरो टैक्स की जो है वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है कि एक बंदा जब रिटर्न फाइल कर रहा है उसको क्या ज़रूरत पेश आती है कि वो रिटर्न फाइल करता है, फाइलर होता है, वो बहुत ज़्यादा जो छूट होती है, टैक्स छूट, उसको एंजॉय करता है। गाड़ी वगैरह के मामलात पे या जायदाद के मामलात में जब भी वो कहीं जाता है तो वो या सफ़र करता है तो वो जितनी जो फाइलर की सहूलियात हैं वो तो एंजॉय करता है लेकिन टैक्स नहीं देता। इस पर भी FBI जो है उसको एक्शन यकीनन लेना चाहिए और इन चीज़ों को देखना चाहिए कि एक बंदा ये कहता है कि मेरी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है। FBI को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि FBI अफसरान को तमाम हर तरह की लग्जरीज प्रोवाइड की जा रही हैं, उनके लिए गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। लेट्स सी कि आने वाला वक्त हमें क्या दिखाएगा, क्योंकि चेयरमैन FBI जो है वो नई पॉलिसी लेके आना चाह रहे हैं और वो नई पॉलिसी किस हद तक कामयाब होती है हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे अब हम सिंध की।
सिंध में और बिलखसूस कराची में गैर कानूनी तजावुजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुतल्लिका हुकाम इन गैर कानूनी तामीरात को रोकने के बजाय उनकी सरपरस्ती कर रही हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल के खिलाफ नैब और दीगर इदारों ने तहकीकात शुरू की हैं। साबिक डीजी पर इख्तियारात से तजावुज और गलत इस्तेमाल के इल्जामात भी हैं। गैर कानूनी तजावुजात के हवाले से चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की खुसूसी तहकीकात रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है जाहिद खोखर ने। जाहिद, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में क्या मामला चल रहे हैं आखिर? थैंक यू सो मच। बदकिस्मती की बात है कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो इदारे बनाए जाते हैं तो वो उन अफसरान या एक सिस्टम के तहत जब चलना शुरू होते हैं तो उनका फ़ायदा आवाम के बजाय उन माफियाज़ को ज़रूर होता है या वो जो बिल्डर्स होते हैं उनको ज़रूर होता है। यहाँ पर भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो सिस्टम शुरू हुआ है काफ़ी सालों से वो इस वक्त भी जारी है और उसी सिस्टम के तहत इस इदारे को चलाया जाता है। कभी जो शक्लें हैं वो तब्दील होती नज़र आती हैं हमें, मगर यह कि सिस्टम जो है वही चलता रहता है। बिल्कुल। इस वक्त भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इसी तरह से जो है वो मामला जारी हैं, गैर कानूनी तामीरात के मामला जारी हैं और इसी बुनियाद पर अब जो है कुछ इदारों की जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया है और तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। नेब की जानिब से भी मुख्तलिफ तहकीकातें हैं वो शुरू कर दी गई हैं, नोटिस जारी किए गए हैं और अब ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि माजी में भी इस तरह हुआ है कि नेब की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया मगर उसके जो है नताइज खातिर खा में नज़र नहीं आए। अब उम्मीद की जा सकती है कि अब जब उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया है तो अब जो है कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। मुख्तलिफ तहकीकातें हैं जो हमें ज़राए ने बताया है कि एक जो तहकीकात है वो औरंगी टाउन के अंदर जो कई ऐसी सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात हैं इसकी शिकायत मौसूल हुई है नेब को और जिसकी बुनियाद पर यह तहकीकात शुरू की गई है। एक ख़त लिखा गया है महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के सेक्रेटरी को नेब की जानिब से और उनसे मदद तलब की गई है और उनको कहा गया है कि एक इंजीनियर लेवल का अफसर जो है वो उनके हवाले किया जाए ताकि वो जो है तहकीकात कर सकें कि गैर कानूनी कामों में जो है वो कौन लोग मुलविस हैं या उनकी जो है हक़ाइक़ तक पहुंचा जा सके। तो ये उसके बाद जो है ज़ाहिर महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की जानिब से वो तहकीकाती अफसर या टेक्निकल अफसर उनको फराहम कर दिया जाएगा जिसके बाद ये तमाम मामलात सामने आएंगे। और भी देखी जाए तो हम देख रहे हैं कि शहर कराची को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया गया है। आखिर ये क्या मामला है और अब नैब समेत तमाम तहकीकाती इदारे सरगर्म भी हो गए हैं, तफसीलात बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, इसी तरह से आप बजा फरमाती हैं कि बिल्कुल कंक्रीट के जंगल में शहर को तब्दील कर दिया गया है और जगह जगह गैर कानूनी तामीरात जारी है और ऐसा नहीं है कि ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को इसका इल्म नहीं है, मगर वो इस तमाम मामलात की सरपरस्ती ज़रूर करते हैं और इस मामले पर ही जो है नेब और दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से नोटिस लिया गया है और तहकीकात शुरू की गई है। जिस तरह मैंने बताया आपको कि अब उम्मीद की जा सकती है कि अब जो ये तहकीकात शुरू की गई है तो इसके कोई नताइज निकलेंगे, क्योंकि जो कुछ जो कानून में तरामीम के बाद नेब के इख्तियारात जो हम सिंध के अंदर देखते हैं कि कुछ महदूद नज़र आते हैं। हालांकि अब जो है नेब एक मरतबा फिर सरगर्म ज़रूर हुआ है और कुछ जो महकमा एंटी करप्शन को जो उन्होंने तहकीकातें दी थी मुख्तलिफ इदारों के हवाले से वो वापस ली गई हैं कि आप हमें जो है इस हवाले से अपडेट भी करें कि उन जो शिकायत मौसूल हुई थी नेब को, नेब ने महकमा एंटी करप्शन को कहा था कि आपका डोमेन है, आप इस मामले को देखें, तो उसका अपडेट क्या है। अब महकमा एंटी करप्शन की जानिब से भी वो जितनी तहकीकातें हैं वो वापस नेब को जो है भेजने का फैसला किया गया है। उसके अंदर जितनी फाइंडिंग्स है वो उसमें ज़रूर शामिल होंगी। जो तहकीकात के हवाले से अगर हम देखें तो साबिक डायरेक्टर जनरल पर भी इल्ज़ामात आयद किए गए थे, वो क्या इल्ज़ामात हैं जिनकी बुनियाद पर वफाकी हुकूमत ने उनके बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी?
जी बिल्कुल, साबिक डायरेक्टर जनरल पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं और जो कराची के अंदर मेगा रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक माफिया होता है बिल्डर्स का, उनको जो खिलाफ कानून उन्होंने परमिशन जारी की, कसीरुल मंजिला इमारतों की उन्होंने जो है परमिशन जारी की, और इस हवाले से सिंध हुकूमत के अफसरान की जानिब से या सिंध हुकूमत की जानिब से इवन उनको ये कहा भी गया था कि इस मामले पर वो ना उनको एनओसीज इशू करे, मगर उसके बावजूद भी साबिक डायरेक्टर जनरल साहब की जानिब से ये जो है परमिशंस उनको जारी की गई थी, जिसके बाद ये मामला टेकअप किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक खत लिखा गया है और इनका नाम जो है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया है और उनके बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, और उसके साथ साथ नेब को भी कहा गया है कि आप तमाम इन मामलात की तहकीकात करें, और उम्मीद कम बिल्कुल कहा गया था कि प्रॉपर तरीके से उनके खिलाफ तहकीकात की जाए, तो वो तहकीकात अब कहाँ तक पहुंची हैं जाहिद? जी बिल्कुल, तहकीकात जारी है नेब की जानिब से भी उनका, क्योंकि जो इतलात मिली थी सूबाई और वफाकी हुकूमत को कि अब जो है वो साबिक डायरेक्टर जनरल साहब क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अब उन्होंने इतना जो है पैसे कमाए हैं या कमाने का इल्ज़ाम है कि वो शायद मुल्क से बाहर चले जाएं, इसलिए उनका नाम जो है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया है, और इदारों को कहा गया है कि आप इस मामले की इन्वेस्टिगेट करें और इस मामले की तहकीकात करें ताकि हक़ाइक़ तक पहुँचा जा सके कि किस तरह से उन्होंने जो है एक तो कसीरुल मंजिला इमारतों को उन्होंने एनओसी जारी की, और उसके बाद जो है कराची के अंदर मेगा रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके हवाले से हाई प्रोफाइल तहकीकातें भी जारी हैं, उनको भी एनओसी जारी की थी, जो एक इंतहाई हसास नोयत का मसला है। और उस साबिक डायरेक्टर जनरल साहब ने भी अपना एक सिस्टम इदारे के अंदर राइज किया हुआ था, और उस सिस्टम के तहत हफ्ते में करोड़ों रुपए की जो है कलेक्शन की जाती थी। ये तमाम मामला जो है इतलात पहुँची थी मुख्तलिफ इदारों के पास, जिसके बाद जो है वो उन्होंने तहकीकात का फैसला किया है और अहकामात दिए गए मुख्तलिफ इदारों को, जिस तरह से ये नाम उनका जो है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये तमाम मामला थे। अब देखते हैं कि इदारे जो हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, उनको कामयाबी किस हद तक मिलती है। जाहिद बात तो ये उठता है ना कि सीएम इंस्पेक्शन टीम की जानिब से होशरुबा बल्कि दिल दहला देने जैसे इंकशाफात किए गए, उसके बावजूद मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में आती हुई हमने नहीं देखी है। क्या वजह है इसकी? क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट है ये तो आंखें खोलने जैसी है, और ये रिपोर्ट जो जिन अफरान की जानिब से दी गई है उनके लिए तो हर किसी को पता होता है कि ये जो है किसी भी मेरिट पर जो है तहकीकाती रिपोर्ट देते हैं, और मेरिट पर हमेशा उन्होंने काम किया है। अब ये ज़रूर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ज़रूर इदारों की ज़िम्मेदारी है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में वो कार्रवाई करें, और अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कम से कम सिस्टम जो है वो उसका ख़त्मा होना चाहिए, और इस इंक्वायरी की रोशनी में जो इसमें मुलविस हैं, जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी है या कुछ तजावीज़ हैं कि आप इस तरह से इदारों को के जो अफसरान हैं, जो बाबू हैं, उनको आप पावरफुल ना करें। अगर आप इसमें कोई गवर्निंग बॉडी बना दें, इसमें बेशक ये बिल्डर्स जो हैं इसमें वो भी उनके नुमाइंदे शामिल हों, और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शामिल हों, या और अफसरान हैं जो इंतज़ामी तौर पर वो भी शामिल हो, तो मेरे ख्याल से काफ़ी मामला बेहतर हो सकते हैं जो इस बिल्डिंग जो इनकी फाइंडिंग्स में दी गई हैं। दूसरी बात उन्होंने ऐसे पॉइंट आउट की हैं कि जहाँ पर जो नौकरियाँ मुलाजमत दी गई हैं वो भी मेरिट के बरखिलाफ हैं, वो मेरिट के तहत नहीं दी गई हैं, और उन अफसरान को प्रमोशंस भी दिए गए हैं। अब दूसरी बात यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो अफसरान हैं, मिसाल के तौर पर इंस्पेक्टर है तो उसको असिस्टेंट डायरेक्टर का चार्ज दिया हुआ है, अगर वो असिस्टेंट डायरेक्टर है तो डिप्टी डायरेक्टर, इसी तरह से डिप्टी डायरेक्टर को डायरेक्टर्स के भी चार्ज दिए जाते हैं। वजह सिर्फ ये है कि वो अफसरान जो है वो टेंडर जो भरते हैं, जो बताते हैं कि इस टाउन या इस इलाके की सबसे ज़्यादा वो रिकवरी करा के देंगे, रिश्वत के तौर पर वो ज़्यादा पैसे देंगे, तो उनकी पोस्टिंग्स की जाती हैं, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खुलम खुला जो है खिलाफ वर्जी भी है। कि बिल्कुल जाहिर देखा जाए यही हमारा अलमिया है कि इंकशाफात होते हैं, तहकीकात होते हैं, उसके बावजूद हम अफसरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला सकते हैं। तो क्या हमारे हाथ इतने बंधे हुए हैं? इस हवाले से हमारे मुल्क के कर्ता धर्ताओं को सोचना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।